गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान सुधा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज हम मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो हम बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट का एक डिस्कोर्स ले रहे हैं, उस पर एक स्टडी करेंगे जिसमें खास करके इन दो बिंदुओं को हम लेंगे, फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म, इन बिंदुओं को, इन दोनों चीजों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह से प्रभावित किया, ये इस पर आएगा। इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ तो फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल जैसे कि हिंदू महासभा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, या मुस्लिम लीग का जन्म कहाँ हुआ, किसने किया, उसके बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनको उन्होंने जो काम किया, कृतित्व उनका जो रहा, उन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और क्या उनके, जैसे हम पाकिस्तान आंदोलन की बात करते हैं तो पाकिस्तान आंदोलन के पीछे बैकग्राउंड क्या क्या था, क्या क्या उन्होंने कंसेप्चुलाइजेशन किए, उन सब बातों को एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमारा जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन वैचारिक के साथ साथ यहाँ पर एक जागरूकता भी अपने आप में है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये इस पर्पस से पढ़ाया जा रहा है, ये एकेडमिक पर्पस से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर बहुत स्पष्ट है इस बात का। और दूसरी बात ये, इस संदर्भ में बहुत से लोगों ने स्टडीज की है। जब हम वहाबी मूवमेंट की बात करते हैं जो कि एक इस्लामिस्ट मूवमेंट है, और जब हम आर्य समाज मूवमेंट की बात करते हैं जो एक हिंदुइज्म का मूवमेंट है, इन दोनों पर बहुत अध्ययन हुए। जब हम आज के इतिहासकारों की बात करते हैं, बिपिन चंद्रा ने इसका अध्ययन किया, उन्होंने कम्युनलिज्म पर मेजर काम किया है आधुनिक काल में, लेकिन उनका दृष्टिकोण कुछ मार्क्सिस्ट की ओर जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस चीज ने भारत के इस स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, कितना प्रभावित किया। दरअसल यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े भाग में ब्रिटिश उपनिवेशवाद स्थापित हो गया, अर्थात एक प्रकार का विदेशी शासन यहां स्थापित हो गया, जिसका जो रिमोट कंट्रोल था, जिसकी जो डायरेक्शंस थी, वो डायरेक्शंस इंग्लैंड से आती थी। इसलिए इस बात को समझने का हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस तरह से उन्होंने सत्ता स्थापित की और उस सत्ता के खिलाफ भारतीयों ने कैसा संघर्ष किया। उस संघर्ष का नाम हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट दे रहे हैं। भारत का उपनिवेशवाद के विरोध में संघर्ष, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो एक तरह के, इसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो ज्यादातर लोगों ने 1885 के बाद माना है, क्योंकि वहां से राष्ट्रीय शब्द की जो एक वैधानिक विचारधारा है वो हमारे सामने आती है। लेकिन जब हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं तो वो तो उन जनजातियों से शुरू हो गया, उन समुदायों से शुरू हो गया जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इसलिए ऐसे सारे लोगों को पृष्ठभूमि में रखते हुए मैं आगे, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, उस बिंदु को सामने रखते हुए मैं मेजर बिंदुओं को लूंगा। हमारा जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसको मोटे तौर पर 1885 से मान लिया जाता है, तो इसके हम 3 फेजेस देखते हैं स्टडी के हिसाब से। 3 फेजेस देखते हैं। इस पर भी मेंस का क्वेश्चन होता है, इस पर भी मेंस का क्वेश्चन होता है, और इस पर भी मेंस का क्वेश्चन होता है, और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पर जो 3 फेजेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट है, वो सबसे पहले मॉडरेट फेज है। मॉडरेट फेज मतलब उदारवादियों का युग। उदारवादियों का युग जो कि 1885 में कांग्रेस के बनने से लेकर 1905 तक रहा, और 1904-05 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आया, तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण से और जो जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही थी, उस पृष्ठभूमि में एक्सट्रीमिज्म फेज शुरू होता है। आप सबने सुना है बाल लाल पाल, अरविंदो घोष, ये वो लोग थे जो उदारवादी नहीं थे, जिन्होंने स्वराज का कंसेप्ट देना शुरू किया, जिन्होंने जन आंदोलन की बात करनी शुरू की, और पूरे फ्रीडम मूवमेंट में ये एक प्रेरणा के स्रोत बने रहे। 1919 तक ये फेज चला, ये चरण चला। 1905 से 1919 तक ज्यादातर ये बाल लाल पाल का युग इसको कह देते हैं। लेकिन इसके बाद जो तीसरा फेज आता है 1919 से लेकर 47 के बीच में, इसे हम गांधीयन एरा बोलते हैं, गांधी युग।
गांधी युग इसलिए कह देते हैं क्योंकि इस पीरियड में गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक मुख्य हीरो रहे। एक्चुअली ये मैं हीरो शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि गांधीयन फेज और गांधी युग ये कार्लाइल की विचारधारा पर आधारित है। कार्लाइल एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ग्रेट मेंस थ्योरी। ग्रेट मेंस थ्योरी का मतलब ये है, उनका कहना ये था कि प्रत्येक युग में किसी पर्टिकुलर महानुभाव, किसी पर्टिकुलर ग्रेट मैन, महापुरुष के माध्यम से इतिहास गति करता है और समस्त ऐतिहासिक घटनाएं उसके इर्द गिर्द होते हुए चलती हैं। यहां तक कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने भी कहा है कि गांधी जी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के एक तरह से हेडक्वार्टर बने रहे, चाहे वो राजनीति में रहे हो चाहे राजनीति से बाहर हो गए हो। तो इसलिए गांधी जी का जो ये पार्ट है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है टुवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर। अभी पिछले दशक में एक प्रोजेक्ट भारत सरकार ने किया था, आईसीएचआर ने, जिसका नाम ही था टुवर्ड्स फ्रीडम। टुवर्ड्स फ्रीडम में जब हम स्वतंत्रता की ओर 1919 के बाद, क्योंकि अंग्रेजों का एक दृष्टिकोण था, अंग्रेज एक बात कहा करते थे, हम यहां भारत में परमानेंट नहीं है, हम जाएंगे। कब जाएंगे? जब भारतीय शासन करना सीख जाएंगे। एक्चुअली ये अप्रोच डेवलप हुई कैम्ब्रिज से। तो कैम्ब्रिज की ये अप्रोच कि भारतीयों को सिखाने के लिए आए हैं, ये ठीक वही थी जिसे हम व्हाइटमैन्स बर्डन थ्योरी कहते हैं, जो कि लियोनार्ड, जब हम व्हाइटमैन्स बर्डन थ्योरी की बात करते हैं, मूल रूप से एक कविता थी। ये बोला गया कि ये जो भारत जैसे देश हैं, अश्वेत देश हैं, ये असभ्य देश हैं और ये बाहर हैं यूरोपियन देशों पे, यूं कहें कि इंग्लैंड पर, तो इसलिए इसे व्हाइटमैन बर्डन थ्योरी कहा जाता है। तो उनका कहना यह था कि जब भारतीय प्रशासन करना सीख जाएंगे, जब भारतीय ठीक समझदार हो जाएंगे, तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे। और ये बात वो कहते रहे, लेकिन वो दिन कब आएगा नोबडी नोस। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा, जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो अंतिम विधेयक था, जिस पर डिस्कशन हो रहा था वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां पर भी बहुत से सांसद 1947 तक में नहीं चाहते थे कि भारत को अलग कर दिया जाए, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो ये एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक विलक्षण बिंदु है। और एक बात, एक क्वेश्चन ऐसे नेट के या यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में यूनिक था, विशिष्ट था? वो विशिष्ट इसलिए था क्योंकि उसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया गया, उसमें गांधीयन कंसेप्ट्स का सहारा लिया गया, गांधीयन टेक्निक्स का सहारा लिया गया, उसमें कोई सेना नहीं बनाई गई। तो इसलिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में यूनिक हो जाता है। और बहुत से बिंदु हैं जिनके सेपरेटली हम जिनको टेकअप करेंगे। अब हम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे स्लाइड को बैकग्राउंड में रखते हुए हम फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म को लेकर चल रहे हैं। दरअसल ये दो ऐसे बिंदु हैं कि ऐसा नहीं था कि ये इतिहास में कभी न रहे हो। फंडामेंटलिज्म मूल रूप से धर्म से संबंधित शब्दावली के रूप में समझ लिया जाता है। कम्युनल शब्द धर्म संबंधी या समुदाय संबंधी शब्दावली से समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति उसमें उग्र या अति उग्र विचारधारा को रखे तो उसको हम कम्युनल कह देते हैं, उसको हम फंडामेंटलिस्ट कह देते हैं। फंडामेंटलिस्ट आप सुनते हैं, देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आई एम फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट का सामान्य मतलब यह है, यहां कोई वाद विवाद की बात नहीं है, सामान्य मतलब यह है कि जो उस धर्म के, पर्टिकुलर धर्म के, जो भी धर्म को मानने वाला है, उसके मूल सिद्धांतों का पालन करता हो, सुदृढ़ता से पालन करता हो, उसे हम फंडामेंटलिस्ट कह देते हैं। लेकिन आप फंडामेंटलिस्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके फंडामेंटलिस्ट होने के कारण से अन्य कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होना चाहिए। अन्य किसी समुदाय को, अन्य किसी व्यक्ति को, अन्य किसी भाषा बोलने वाले को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी स्टेजेस आती हैं। तो एक्चुअली ये पूरे दुनिया के इतिहास में रहा है कि जब हम हिस्टोरिकल करंट्स को देखते हैं, इतिहास की गति कैसे चलती है, इतिहास की गति कैसे चलती है, तो दो रूपों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हम देख सकते हैं। एक को फंडामेंटलिस्ट अप्रोच कहते हैं और एक को लिबरल अप्रोच कहते हैं।
फंडामेंटलिस्ट और लिबरल अप्रोच को समझने से पहले मैं थोड़ा मध्यकाल की भी चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगा। आप सबने सुना और देखा कि कह देते हैं कि अकबर का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से उदारवादी था। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तुलनात्मक रूप से, उदारवादी शब्द के बजाय मैं शब्द इस्तेमाल करूं कि ही वॉज मोर प्रोग्रेसिव। उसके जमाने में बदायूनी जैसे लोग भी थे जो कि रेडिकलिस्ट थे, उग्रवादी थे। और जब हम औरंगजेब के पीरियड में आते हैं तो औरंगजेब एक टॉप रेडिकलिस्ट बनता है, जबकि उसी के काल में हम एक और व्यक्ति को पाते हैं जिसे हम दारा शिकोह भी कहते हैं। तो ये जो दो करंट्स हैं ये इतिहास में सदैव रहे हैं। इसी तरह से जब हम भारत के इस स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, तो यहां पर भी ये दो करंट्स हैं। एक को हम फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं जो धर्म से संबंधित यहां पर हम टेकअप कर रहे हैं, और एक को हम लिबरल अप्रोच कह रहे हैं। ये लिबरल अप्रोच एक्चुअली यूं कहें कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन का लिबरल एटीट्यूड था, खास करके ब्रिटेन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन का हमारे यहां शासन था। लिबरल अप्रोच बहुत से देशों में रही यूरोप के, लेकिन इस लिबरल अप्रोच के लोगों ने, इस आइडियोलॉजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मूल शुरुआत के लीडर्स थे, चाहे हम मेन गोखले की बात करते हैं या कोई और नौरोजी की बात करते हैं, नौरोजी तो खुद ही इसी पार्टी के टिकट पर वो एमपी हुए थे, तो इन लोगों पर इस लिबरल आइडियोलॉजी का असर पड़ा था। क्योंकि ये लिबरल आइडियोलॉजी है इसलिए ये सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे, इसलिए ये एक कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। इसीलिए इस तरह के लोगों ने गंगा जमुनी कल्चर पर बल दिया। गंगा जमुनी कल्चर का मतलब है कंपोजिट कल्चर या हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक समन्वय। उसको हम यहाँ गंगा जमुनी, ये शब्द आप बहुत से स्कॉलर्स के उसमें उनके कथनों में, उनके राइटिंग्स में आप खूब देखेंगे। गंगा जमुनी, गंगा भारत की पहचान है, गंगा भारत की संस्कृति की पहचान है, खास करके सनातन संस्कृति की। और जमुनी इसलिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो इस्लाम से संबंधित लोग आए नॉर्दर्न इंडिया में, उन्होंने अपने को एस्टेब्लिश किया यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना के किनारे था, आगरा यमुना के किनारे था, और सल्तनत काल में और मुगल काल में ये दो मेन पॉलिटिकल सेंटर्स रहे, तो इसलिए इसको गंगा जमुनी कल्चर कह देते हैं। और भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है ये इन दो आइडियोलॉजी से निरंतर प्रभावित रहा। तो ये जो कांग्रेस की विचारधारा है ये गंगा जमुनी कल्चर के अंतर्गत डेवलप हुई, और इसी के अंतर्गत आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाया। यही कारण था कि गांधी जी सदैव हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। यही कारण था कि गांधी जी सबको साथ लेकर चलने की बात करते रहे। तो चाहे वो पूंजीपति उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, सबको जोड़ो, इस देश को जोड़ो। अगर एक बड़े दुश्मन से लड़ना है, और बड़ा दुश्मन कौन था? ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायरलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इसके विरुद्ध लड़ना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। तो एक लिबरल आइडियोलॉजी थी जिसके माध्यम से एक हो सकते थे। जब ये मूवमेंट हुआ, यहां से इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई, और यही धारा आज हम डेमोक्रेटिक और सेकुलर इंडिया के रूप में देखते और पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे करंट की, दूसरे धारा की। ये धारा आई फंडामेंटलिज्म की, और इस फंडामेंटलिज्म का संबंध क्योंकि धर्म से रहा, चाहे हम इस्लाम की बात करें चाहे किसी और धर्म की। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहां पर वहाबी मूवमेंट आता है। वहाबी मूवमेंट, ये इसकी चर्चा अभी आगे मैं करूंगा, जिन्होंने गो बैक टू कुरान की बात की। जब हम आर्य समाज की बात करेंगे तो वो गो बैक टू वेदास की बात करेंगे, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद कहा करते थे वेदों की ओर लौटो, जबकि जो वहाबी मूवमेंट है वो कहता था कुरान की ओर लौटो। ये पीछे देखने की बात करते हैं। तो जो फंडामेंटलिस्ट है, ये फंडामेंटलिस्ट पिछले ज्ञान की बात करते हैं, पीछे जाने की बात करते हैं, और ये लिबरल अप्रोच है, ये आगे जाने की बात करते हैं। ये दो मेजर फर्क है। ये धर्म की तरफ जाते हैं, ये सबको जोड़कर चलने की बात करते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स आई और उसने जन्म दिया मुस्लिम लीग को, और उसी मुस्लिम लीग ने जो आंदोलन चलाया वो पाकिस्तान आंदोलन था। खास करके 1940 में जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो गया, ये क्वेश्चन को पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में कि पाकिस्तान प्रस्ताव क्या था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव भारत से एक अलग पाकिस्तान बनाने पर था। पाकिस्तान का कंसेप्ट मूल रूप से वैचारिक रूप से और ऑन पेपर्स रहमत अली ने दिया था। रहमत अली के स्टूडेंट था कैम्ब्रिज का, और उसने जो ये कंसेप्ट दिया था, उसने बोला था कि पाकिस्तान कैसे बने। ये करीब गोलमेज सम्मेलन की बात है। उस समय जिन्ना ने उसे एक बच्चे की सनक कहकर के किनारे कर दिया, और बाद में जिन्ना ही उस पूरे पाकिस्तान मूवमेंट के नेता बनते हैं। ये बड़ा एक
विरोधाभास है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मुस्लिम लीग जैसे पार्टियां सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदू महासभा का भी जन्म होता है। हालांकि हिंदू महासभा 1915 में इस रूप में बनी, मूल रूप से हिंदू महासभा नाम ऑल इंडिया हिंदू महासभा नाम 1921 में आया। 1916 में जब हरिद्वार में कुंभ हो रहा था, कुंभ हमारे देश की सनातन परंपरा है, कुंभ का मेला हम जानते हैं कि 4 जगहों पर होता है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, उज्जैन है और त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक है। तो इन 4 जगहों पर होता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है। तो इस अवसर पर एक सेवा के रूप में ऑल इंडिया हिंदू महासभा का जन्म हुआ था। नामकरण ये उस समय नामकरण बाद में 1921 में हुआ, लेकिन मूल जन्म इसका यहाँ पर हुआ। और जब ये 2 पक्ष आए, एक्चुअली हिंदुओं का संगठित होना सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ से शुरू हो गया था। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है? तब का और आज का पंजाब, उनका पंजाब, पाकिस्तान वालों का पंजाब। तो उस पंजाब में हिंदुओं का संगठित होना पहले से शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने तो पृथक पाकिस्तान की बात की, लेकिन जब हम हिंदू महासभा की बात करते हैं और 1925 में जब हेडगेवर और तिलक के अनुयायियों ने आरएसएस को जन्म दिया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आरएसएस कब बनी, किसने बनाई? तो आप देखेगा कि ये एक 1925 सितंबर 1925 में बना हुआ संगठन है, एक दक्षिणपंथी धर्म से संबंधित सेवा संगठन था। हेडगेवर जिसके प्रमुख थे और तिलक के अनुयायी, मैंने अभी आपको बताया था बाल लाल पाल, तो तिलक के अनुयायी थे जिन्होंने इसको जन्म दिया। और हिंदू महासभा आरएसएस है, जिसको आजकल लोग संघ परिवार कह देते हैं। तो ये एक कम्युनल पॉलिटिक्स भी इसमें शुरू हुई, जिसको कुछ लोग आज सांस्कृतिक राजनीति भी कहते हैं। और इसने जन्म दिया हमारे देश में कम्युनल पॉलिटिक्स को। तो 2 रास्ते आए, इसमें पोलराइजेशन का रास्ता आया, इसमें जोड़ने का रास्ता आया। और दोनों के तर्क अपने अपने हैं, दोनों के तर्क अपने अपने हैं। और दोनों के तर्कों में आपको ऐसी लॉजिकल एबिलिटी मिलेगी कि आप उसको एक बार सुनेंगे, समझेंगे। तो ये बात बिंदु इसमें आता है। तो 2 धाराएं सामने आती हैं। अब जरा एक बार के लिए देख लें कि फंडामेंटलिज्म होता क्या है। एक्चुअली फंडामेंटलिज्म एक किसी भी धर्म में, दुनिया का कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में ये शब्दावली है, यानी कि जो हम ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष के मूल सिद्धांतों को फॉलो करता हो। कुछ लोगों ने इसको फंडामेंटलिज्म को केवल इस्लाम से जोड़ दिया, लेकिन केवल इस्लाम से नहीं है। लिखा है सामने, नॉट यूनिक फीचर ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का ही ये एक फीचर नहीं है, बल्कि ये सभी धर्मों में है। क्या कॉमनिटीज होती हैं इसमें, क्या विशेषताएं होती हैं? डीप डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट विद मॉडर्न नॉर्म्स, आधुनिक जो व्यवस्था है इससे ये नाराज है। और ये दिखाते हैं, पीछे की तरफ जाने की बात करते हैं, गोल्डन एज, मैंने आपको बताया, गो बैक टू कुरान, गो बैक टू वेदास, पीछे जाने की बात करते हैं। और ये सांस्कृतिक राजनीति, धर्म की राजनीति करने पर बल देते हैं फंडामेंटलिस्ट। जब भारत में फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं तो इस फंडामेंटलिज्म को हम 2 रूपों में देखते हैं। खास करके यहां पर मैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात कर रहा हूं। यहां जरा 2 शब्दों पे मैं जोड़ दूंगा, एक को हम इस्लामिक शब्द कह रहे हैं और एक को हम इस्लामिस्ट शब्द कह रहे हैं। इस्लामिक शब्द एक अपने आप में धार्मिक शब्द है। कोई व्यक्ति इस्लामिक है, देयर इज नो इश्यू, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम इस्लामिस्ट शब्द की बात करते हैं तो इस्लामिस्ट में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जुड़ जाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जब उसका धर्म का राजनीतिक रूप से उसका कुछ प्रयोग किया जाता है तो वहां हम इसको इस्लामिस्ट कहना शुरू कर देते हैं। जैसे हम एक शब्द कहते हैं हिंदुत्व, हिंदुइज्म तो एक धर्म संबंधी शब्द है। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो वहां पर कुछ पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। तो आप देखेंगे जब हम इसका इंडियन इंपैक्ट देखते हैं तो शाह वलीउल्लाह वहाबी आंदोलन के जनक रहे। शाह वलीउल्लाह को इंडिया में इंडियन मुस्लिम फंडामेंटलिज्म का आधुनिक काल में पिता कहा गया, जिन्होंने अब्दुल वहाब के साथ मिलकर के वहाबी आंदोलन चलाया। वहाबी आंदोलन बेसिकली उन्हीं वहाब के नाम पे, जो अब्दुल वहाब हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। और शाह वलीउल्लाह के साथ मिलकर के इन्होंने वहाबी आंदोलन चलाया। बाद में सैयद अहमद राय बरेलवी, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो बेटर रहेगा। सैयद अहमद राय बरेलवी,
और इस मूवमेंट की खास बात ये रही, इस मूवमेंट में जो मुल्ला वर्ग था, इस्लाम का जो थियोलॉजिस्ट क्लास था, उस थियोलॉजिस्ट क्लास ने इसमें लीडरशिप ली। इसलिए प्रारंभ में जब हम ये, क्योंकि इसकी शुरुआत हम पंजाब में मुख्य रूप से देखते हैं, बाद में ये इसका फैलाव यूपी तक हो गया और बिहार तक हो गया, लेकिन ये थियोलॉजिस्ट क्लास का मूवमेंट रहा और ये पहले सिख विरोधी भी रहा और बाद में ये एंटी ब्रिटिश हो गया और लगभग 1870 तक ये चलता रहा। ये वही लोग थे जो ब्रिटिश के विरोधी थे और एक वहाबी ने ही एक भारत में गवर्नर जनरल की हत्या की थी और अंडमान में जाकर के, तो ये एक ब्रिटिश विरोधी मूवमेंट था। तो यहां पर इसी आइडियोलॉजी को लेकर के, इसी इस्लाम की आइडियोलॉजी को लेकर के जब हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था, तो अलीगढ़ मूवमेंट चलाने के बाद ब्रिटिश इंपैक्ट के कारण से अंग्रेज, दरअसल इसमें एक बहुत बड़ा रोल ब्रिटिश रूलर्स का रहा, अंग्रेजों का रहा। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि भारत में एकता बनी रहे, तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की कोशिश की। तो जो अलीगढ़ कॉलेज हुआ करता था, जो कि बाद में विश्वविद्यालय बन गया, वहां का जो प्राचार्य होता था वो अंग्रेज होता था। इसलिए उसी अंग्रेज के कहने पर ये इस्लामिक पॉलिटिक्स जो थी वो प्रभावित होती थी। इसी कारण से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हुई और इसी कारण से हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसा संगठन 1906 में बना। उसी कारण हम देखते हैं कि अलीगढ़ योजना पृथक पाकिस्तान बनाने के लिए की गई, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि ये लोग एक रहें। दरअसल जो कैम्ब्रिज आइडियोलॉजी थी, जिसका आधार भारत में शासन करने का था कि डिवाइड एंड रूल, इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इंडिया इज नॉट ए नेशन, भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक देश नहीं है, भारत बहुत से धर्मों, बहुत से समुदायों, बहुत सी भाषाओं, बहुत सी जातियों का देश है, यह कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता। इस लाइन से शुरुआत की जाती थी, सो डिवाइड एंड रूल। तो उनका तो उद्देश्य था कि भारत को तोड़ा जाए, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि भारत को जोड़ा जाए। वो करेंगे भी क्यों? अब इस फंडामेंटलिज्म के मूवमेंट पर बाहर का इंपैक्ट क्या पड़ा? ये तो भारतीय था, इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ये विदेशी इंपैक्ट क्या क्या पड़ा, जरा इसको हम देख लें। एक हसन उल बन्ना और एक सैयद कुतुब। ये हसन उल बन्ना मूल रूप से इजिप्ट के थे। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे इस्लामिक ब्रदरहुड कहा जाता है और इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी और इन्हीं के अनुयायी बाद में ये भी बने सैयद कुतुब। इसको कुतुबिज्म कहते हैं और इसे पैन इस्लामिज्म कहते हैं। इन लोगों ने जो आइडियोलॉजी दी, उस आइडियोलॉजी में भी सेम यही था कि इस्लाम को रीएस्टैब्लिश कैसे किया जाए। तो एक मूवमेंट हुआ करता था जिसे हम खिलाफत कहते थे। एक मूवमेंट क्या, एक इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, मूवमेंट तो भारत में शुरू हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। तो इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई और भारत के संगठनों पर भी इनका असर पड़ता रहा। इसकी थ्योरी को कुतुबिज्म कहा गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो जिहादी स्कूल्स हैं, जो टेररिस्ट के स्कूल्स हैं, वहां पर भी इस आइडियोलॉजी को, इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बेस प्रदान करते हैं इस तरह के जिहादी टेररिज्म को। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है और ये बात बहुत चर्चा में आई कि धर्म के आधार पर आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहां पर इन्होंने धर्म को बेसिस बनाया और जो कुरान की शब्दावली थी, जो धर्म की शब्दावली थी, उस धर्म की शब्दावली का कई जगह मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। तो इसलिए हम इनको यहां पर इस रूप में पढ़ रहे हैं। अब एक बात यहां पर करना चाहेंगे हम, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत में रिलीजन की बात करते हैं, तो यहां जो हिंदुस्तान के रिलीजन है, भारत के रिलीजन है, भारतीय भूमि के रिलीजन है, इसमें दो तरह के रिलीजन्स की चर्चा कर सकते हैं। पहला रिलीजन जिनका ओरिजिन इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के धर्म, ये हिंदुइज्म है। वैसे तो हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं था, हिंदुइज्म और ये एक, जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, सिखिज्म की बात करते हैं, धर्म नहीं थे दरअसल। मूल रूप से ये मूल रूप से जैसे कि कहा भी गया है, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ। और हिंदुइज्म तो बाहर से आने वालों ने इसको कह दिया, क्योंकि ये अपने आप में रिलीजन नहीं था, धर्म तो था लेकिन रिलीजन नहीं था। लेकिन मोटे तौर पर हमारा कहने का तरीका होता है कि हम इस रूप में कह देते हैं।
तो यहां पर एक बात आती है कि जिन धर्मों की उत्पत्ति भारत में है, एक धर्म वो है, आप देखिएगा हिंदुज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे इनका उदय कहां हुआ? भारत में हुआ। लेकिन जब हम फॉरेन ओरिजिन के रिलीजन्स की बात करते हैं जो कि भारत में भी हैं, वो है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। ये दो धर्म ऐसे हैं जो कि भारत से बाहर जिनका उदय हुआ, लेकिन भारत में ये एग्जिस्ट करते हैं, और एक जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत इन धर्मों को मानने वालों का है। इसलिए इस धर्म की को बात को देख करके धर्म की राजनीति की जाती रही पूरे 20वीं शताब्दी में और आज तक। तो यहां पर इस बिंदु को लेने के लिए हम लोग, मैं आपको यहां पर एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये रिलीजन्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या क्या रिलीजन हमको दिखाई देते हैं, तो आप देख रहे होंगे पूरा ये भारतीय उपमहाद्वीप है। इसमें हिंदुज्म है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है और ट्राइबल रिलीजन है। इतनी तरह से ये धर्म की स्थिति हमें दिखाई देती है। अब जरा एक चीज देखें, शुरुआत में मैंने बोला था कि जो संप्रदायवादी होता है या जो हम बात करते हैं कि फंडामेंटलिज्म, वो किस स्थिति में प्रॉब्लमेटिक होता है। तो पहली स्थिति है स्टेज ऑफ रिलीजियसनेस, धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? एक व्यक्ति अगर अपने धर्म के अनुसार आचरण करता है, वो पूजा पाठ कर रहा है या कर्मकांड कर रहा है या यूं कहें कि नमाज पढ़ रहा है, कोई भी किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी कर्मकांड हो सकते हैं, जब तक वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई समस्या नहीं है। वो अपने रिफॉर्म्स की भी बात करता है, अपने रिस्टोरेशन की बात करता है। अगर हम कहते हैं कि गो बैक टू वेदास, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वेदों की ओर जाए, वेदों को पढ़ें, गो बैक टू कुरान, कुरान को पढ़ें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब सेकंड स्टेज आती है, जब सेकंड स्टेज आती है, जब सेकंड स्टेज को समझ लें, ये सेकंड स्टेज इस रूप में आ रही है। फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ रिलीजियसनेस, धार्मिकता की जो स्थिति है। सेकंड स्टेज में मिलिटेंसी हो जाती है, उग्रता, उग्रता हो जाती है। थर्ड स्टेज में कम्युनल टेंशन्स या कम्युनल राइट्स होते हैं, और इसी का एक फॉर्मेट हमको आज के संदर्भ में टेररिज्म दिखाई देता है। टेररिज्म दरअसल 20वीं शताब्दी से ही निकला हुआ है और कम्युनल पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होती है। तो जब थर्ड जो हेट की राजनीति है, एक दूसरे, ये एक एक करके ये एक्सप्लेनेशंस हैं कि यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह पर जब बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। इसीलिए इस जगह पर अगर देश को बचाना है, देश को आगे ले जाना है, तो हमें इस जगह जाने से बचना होगा। ये कहता है हमारा संविधान, भी यही कहता है कि हमें इस जगह जाने से बचना होगा, थर्ड स्टेज में जाने से बचना होगा, क्योंकि इससे टेररिज्म आएगा, इससे कम्युनल टेंशन्स आएंगे, और ऐसा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हुआ। ये तीन स्टेजेस देखिएगा। जब हम 19वीं शताब्दी में बात करते हैं तो यहाँ धार्मिकता की बात आती है, लेकिन हम जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत से बात करते हैं तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे संगठन बन गए। बाद में हिंदू महासभा भी बना, अकाली दल भी बना, लेकिन इनका सबका उद्देश्य शुरुआत में सब वही था। जब हम हिंदू महासभा की बात करते हैं या अकाली दल की बात करते हैं, उन्होंने अपने धर्म के सुधारों की बात की, अपने लोगों की सुधारों की बात की, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोई चीज, कोई संगठन मिलिटेंसी की तरफ जाने लगे, उग्रता की तरफ जाने लगे या कम्युनल टेंशन्स की तरफ जाने लगे कि मेरा अस्तित्व तब है जब तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूं, यहां से टेंशन शुरू होती है। और यही हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कई जगह पर होता है। ये मैंने नाम लिया था शाह वलीउल्लाह, इन्हें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का पिता कहा जाता है भारतीय इस्लाम में और भारत के इतिहास में। दारुल उलूम जो इन्होंने बनाया था, इनके दारुल उलूम इन्होंने भी डेवलप किया, और बाद में हम जब बात करते हैं, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि देवबंद स्कूल एक तरह का दारुल उलूम ही है, जो कि रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम नानोतबी 1867 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1867 में, ये सहारनपुर में एक जगह है देवबंद, वहां इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और देवबंद स्कूल, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। रशीद अहमद गंगोही
और मोहम्मद कासिम नानोतवी। और इसी दूसरे आइडियोलॉजी को मैंने बताया था आपको, हसनुल बन्ना, ये विदेशी प्रभाव है। मुस्लिम ब्रदरहुड उन्होंने शुरू किया 1926 में। क्या चाहते थे वो? रिस्टोर करना चाहते, खिलाफत को वो रिस्टोर करना चाहते थे और वेस्टर्न डेमोक्रेसी को वो इसका विरोध करते थे। आपने देखा होगा जो आज भी जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, वो अमेरिका का, इंग्लैंड का विरोध करते हैं और उस डेमोक्रेसी का विरोध करते हैं। ये एक नाम और आता है जिनकी चर्चा अक्सर आती है, मुदैदी। ये भारत में जमात इस्लामी के संस्थापक रहे और इनका भी जो एक इस्लामिस्ट मूवमेंट था उसमें योगदान रहा। जिन्ना आपके सामने है, जिन्ना टू नेशन थियरी का संबंध लोग सावरकर साहब से भी जोड़ते हैं। उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात की थी, हिंदू राष्ट्रवाद की बात की थी और उन्होंने एक बड़ा फेमस लाइन बोली थी कि हिंदू वो है जो जिसकी कर्म भूमि पुण्य भूमि भारत है। पुण्य भूमि जिसकी भारत है और पितृभूमि जिसकी भारत है। पितृभूमि भारत है मतलब जिसके पूर्वज भारत में रहते थे, और पितृभूमि जिसकी, पुण्य भूमि जिसकी भारत है मतलब जिसके जो यूं कहें कि तीर्थ स्थान है वो भारत में हो। तो आप सब समझ सकते हैं इस बात को कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी उससे बाहर हो गया। तो ये टू नेशन थ्योरी जिन्ना के साथ भी है और उनके साथ भी है। अब इसके कारण से ये फंडामेंटलिज्म आया, इंट्रा एंड इंटर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म आया, सिख फंडामेंटलिज्म आया और बाद के पीरियड में हम देखते हैं कि हिंदुओं में भी हिंदू महासभा और इस तरह के जो दल थे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती चली गई। सिखों में अकाली दल की तरफ से ये भूमिका बढ़ने लगी और हिंदुओं में हिंदू महासभा संगठन ने राजनीतिक रूप से अपने को सक्रिय करना शुरू किया। और मुस्लिम लीग तो एक मेजर पार्टी थी जिसने भारत की राजनीति को, दरअसल यूं कहें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने वाला अगर कोई दूसरा संगठन था तो वो मुस्लिम लीग था। तो इस तरह से हम यहां पर देखते हैं और ये कारण था कि भारत में बड़े पैमाने पर दंगे हुए और दंगों का पूरा लंबा एक इतिहास है। एक ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे 1940 लाहौर सेशन, जिन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यहां पे पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ और यहीं से पाकिस्तान आंदोलन शुरू होता है। और जब हम कैबिनेट मिशन की योजना को 1946 में देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने विरोध किया मुस्लिम लीग ने, और बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में था। और लड़कर लेंगे पाकिस्तान, बटकर रहेगा हिंदुस्तान, ये फेमस नारा दिया गया। उसके बाद पार्टीशन के बड़े फेमस दंगे हैं। उसके बाद आजादी के बाद भी दंगे काफी मात्रा में हम दिखाई देते हैं। भागलपुर में 3-4 बार दंगे हुए, ये आपके सामने है। हैदराबाद में दंगे हुए, बाद में एंटी सिख रॉयट्स भी हुए। अयोध्या जो आंदोलन था, अयोध्या मूवमेंट जो था, उसके टाइम पे भी हम अयोध्या रॉयट्स देखते हैं और इसी की श्रृंखला में बॉम्बे रॉयट्स देखते हैं। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें पीछे तक जा रही हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। अब ये चीज देखते हैं, ये आप दंगों की तस्वीर देख सकते हैं 1947 के दंगों की। वी डोंट नो कि ये लोग कौन है, क्या है, लेकिन पार्टीशन के दौरान जिस तरह से दंगे हुए उसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम प्रभावित हुए। न केवल जान माल का जो नुकसान था वो दोनों समुदायों को हुआ। अब ये पिक्चर आप देख रहे होंगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है उस जमाने की और बड़े रेयर तरीके से ये प्राप्त हुई हैं। क्या क्या नुकसान हुआ इसका? कम्युनल राइट्स हुए और रिहेबिलिटेशन की समस्या आई। जब देश बंट गया तो पुनर्स्थापना करने की, पुनर्वास करने की समस्या हमारे सामने, देश के सामने रही। बॉर्डर इश्यूज रहे, भारत पाकिस्तान के बाद सीमा का विवाद रहा। आप जानते हैं कबाइयों का एक अटैक हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में इतने युद्ध हो चुके हैं और हमेशा सीमा संबंधी समस्या रही। आज भी भारत सरकार के MHA में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, एक बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेपरेट रखा गया है क्योंकि वो भारत और चीन दोनों से संबंधित है, भारत और पाकिस्तान से भी संबंधित है।
इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, बहुत से स्टेट से 560 से ज़्यादा स्टेट्स हमारे यहाँ थे, उनको किस तरह से जोड़ा जाए। क्राइसिस ऑफ मिलिट्री एंड सिविल पुलिस सर्विसेज, इसको कैसे जोड़ा जाए। और उसके बाद रिवर वाटर इश्यूज थे, चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का नए भारत का निर्माण कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं कि फंडामेंटलिज्म के कारण से ये भारत का नक्शा आपके सामने है, और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से जो हिंदू है उनका मूवमेंट होता है, और भारत की तरफ से मुस्लिम्स का मूवमेंट होता है पाकिस्तान की तरफ। और ये बड़ी एक दुखद घटना, भारतीय इतिहास की एक न केवल दुखद है बल्कि भयावह घटना है, जिसके कारण से हम, एक बड़ी फेमस किताब है एमिनेंट चर्चेलियंस, उस एमिनेंट चर्चेलियंस में लिखा हुआ है कि जो उस तत्कालीन गवर्नर जनरल थे यानी माउंटबेटन थे, उनका इम्पीचमेंट होना चाहिए था। इतनी संख्या में लोग मारे गए, आपने डिसीजन कैसे ले लिया, ये आपने परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझा। और आप देखिए ये पार्टीशन का तरीका, ये एक आज भी हमारे लोगों के बीच में, भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में गहरे घाव हैं इसके, और इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच की जो समस्या है वो आज भी हमें सामने देखने को मिलती है, और उसका चरमोत्कर्ष हमें इस कश्मीर इश्यू के रूप में दिखाई देता है। आपने सबने सुना होगा अभी हाल के समय में जो भारत की सरकार है, भारत सरकार ने इस समय एक स्टेप लिया और कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, आर्टिकल 370 को समाप्त किया और नया एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि आप ये देख सकते हैं, जिसको हम अभी तक जम्मू कश्मीर कहा करते थे, उस जम्मू कश्मीर का इतना भाग 35% भाग तो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 17% ये चाइना के पास है, भारत के पास तो 46% था। इसलिए ये इस तस्वीर को ठीक करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास किए गए और अभी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो फंडामेंटलिज्म की घटना है, इस फंडामेंटलिज्म की घटना ने पूरी 20वीं शताब्दी नहीं, आज तक भारत के इतिहास को और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।